मिलिटाइज में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। नागालैंड में जिस तरीके की घटना हुई, वहां के नागरिकों को सैनिक की गोली से 13 लोगों की मौत हो गई और पूरे देश ने देखा, वो आश्चर्यजनक था। इस तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एमपीसीआई के अध्यक्ष डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब। हम इनसे बातचीत करेंगे कि क्या है पूरा मामला, कैसे वहां पर यह घटना हुई। सर, ये बताइए कि पूरा मामला वहां पर क्या है, कैसे हुआ है सर? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, नागालैंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो 7 स्टेट्स हैं उनमें से एक स्टेट है। और वहाँ एक लंबे ज़माने से ये डिस्प्यूट, बॉर्डर डिस्प्यूट्स है असम के साथ में। तो वहाँ फौज को लामहदूद इख्तियारात दिए हुए हैं, जिसे एफ्सपा कहते हैं, जी। आर्म्ड आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। और उसके तहत फौज को इख्तियार होता है कि वो जिसको भी मशकूक समझे उसको अगर गोली मारना चाहे तो गोली मार दे, और अरेस्ट करना चाहे तो अरेस्ट कर ले, केस चलाना हो केस चलाए। ये सारे इख्तियारात फौज के पास होते हैं, कोई सिविलियन गवर्नमेंट उसमें मुदाखलत नहीं कर सकती। तो इसी के तहत ये कुछ एक पिकअप पे कुछ लोग मजदूर कोल माइन से निकल के शाम को अपने घर लौट रहे थे। तो शायद आर्मी को लगा कि ये कोई दहशतगर्द हैं, और उन्होंने बगैर कुछ सोचे उनको शूट किया, और 13 लोग मौके पर ही जाँ बाहक हो गए थे। वो सबके सब कबायली मजदूर थे, यानी ट्राइबल्स थे, लोकल ट्राइबल्स। वहाँ बाद में पुलिस को, आर्मी के लोगों को अंदाजा हुआ कि ये तो हमसे गलती हो गई। और उसके बाद नागालैंड के जो अवाम है वो भी सड़कों पर आए, और उनकी झड़पें फौज के साथ बाकायदा मुजाहिमत उन्होंने की, जिसमें एक फौज के जवान को भी शहादत मिली, और बहुत सी गाड़ियां जली, सब कुछ हुआ। तो ये तो है वाकई जो अभी 3 दिन पहले पेश आया। उसके बाद आर्मी ने उसके लिए माफी भी मांगी है, माजरत का इजहार किया। पार्लियामेंट में भी ये मसला उठा, और पार्लियामेंट में भी सरकार ने इसके लिए माफी मांगी और कहा कि गलती हो गई। अब मसला ये है कि सरकार तो अब माफी वीर है, मैं कहता हूँ, बार बार माफी मांगनी पड़ती है। सरकार हरकतें ऐसी करती है कि उसे खुद ही, मतलब इतनी खुली खिलाफ वर्जी होती है, दस्तूर की भी, इंसानी हुकूक की भी, अवामी इख्तियारात की भी, कि सरकार को खुले मतलब चाहे जितना जिद करे उसके बाद भी उसे माफी मांगनी पड़ती है। और अब फौज को भी माफी मांगनी पड़ रही है। सवाल यह है कि ऐसे हालात क्यों पैदा हो रहे हैं कि हमारे लोग, शहरी, बार बार कभी पुलिस के हाथों और कभी फौज के हाथों इस तरीके से मारे जा रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है जो मुल्क में खड़ा हो बहुत दिन से हुआ है, लेकिन इसे एड्रेस नहीं किया जा रहा। लेकिन सर, सरकार तो कहती है कि देश मजबूत हाथों में है, सुरक्षित है, उसके बावजूद भी ऐसी घटना हो जाती है कि जहां आपको मालूम ही नहीं चल पाता है कि नहीं, ये नागरिक हैं या संदिग्ध लोग हैं। देखिए, ये कहना, ये तो सरकार ही कहती है ना कि सरकार मजबूत हाथों में। सरकार को लगता है कि उसके हाथ मजबूत है। सरकार को सिर्फ इसलिए लगता है कि पार्लियामेंट में उनकी अक्सरियत है और कुछ रियासतों में उनकी सरकारें हैं, तो उनको लगता है कि हाथ मजबूत हैं। तो क्या मजबूत हाथों का मतलब ये है कि अपने ही शहरियों को का कत्लेआम किया जाए? अगर ये सरकार की मजबूती का मतलब है, तो ये मजबूती नहीं, जुल्म है। और फिर कहा जाएगा कि रूलिंग पार्टी जो है वो जालिम है, और वो लोगों के, अपने ही मुल्क में रहने वाले शहरियों के शहरी हुकूक का हिफाजत करने में भी उनके नाकाम रही है। ये कहना पड़ेगा, और ये इसलिए कहना पड़ेगा कि देखिए, कोरोना की शुरू की लहर में करोड़ों मजदूर पलायन किया, हिजरत की, और पैरों में छाले पड़ गए, और 100 के करीब, 100 से ज्यादा लोग जो डीमोनेटाइजेशन हुआ, डीमोनेटाइजेशन के दौरान भी लाइनों में लगे हुए 150 के करीब लोग मारे गए, लेकिन सरकार ने कोई नोटिस नहीं लिया। ये तो बहुत ही छोटे छोटे, इसको कहते हैं, सरकार बिल्कुल आम सी बात समझती है इन सब चीजों को। इसी तरह जो गंगा के तट पे कोरोना के दरमियान लाशें पाई गई, उनके ऊपर से कफन तक छीनने की कोशिश की गई। ये मजबूती है क्या सरकार की, कि आप अपने अवाम की तरफ से आपका रवैया इस कदर गैर जिम्मेदाराना और जालिमाना है? उसी कोरोना के दरमियान मजदूरों के कवानीन में खामोशी से तब्दीली कर दी गई, और अब मजदूरों को के लिए वो कानून बने हैं कि उन्होंने एक बार फिर उनको बदवा मजदूर, बॉन्डेड लेबर बना के, और इंडस्ट्रियलिस्ट के रहमो करम पे छोड़ दिया है कि उनसे
12 घंटे भी बगैर ओवर टाइम के वो काम करवा सकते हैं और मजदूर कहीं अपील नहीं कर सकते। तो ये चीज अगर मजबूती सरकार की है तो ये मजबूती सरकार को मुबारक हो। अवाम बहरहाल इसको मजबूती नहीं, जुल्म समझते हैं। सर, गृह मंत्री अमित शाह ने पार्लियामेंट में माफी मांगी। उन्होंने कहा कि गलती हो गई, सेना जान नहीं पाए कौन लोग थे। तो किसका फेलियर आप इसमें मानते हैं, गृह मंत्री का, यहाँ की वहां की लोकल प्रशासन का? देखिए, ये जो मसला है नॉर्थ ईस्ट का, जो मसला है ये, और आर्मी से जो रिलेशन है, नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। असम एक बड़ा, सबसे बड़ा सूबा है नॉर्थ ईस्ट में, और उसके साथ बाउंड्रीज मिली हुई हैं कई, जो जो वहां पर 7 सूबे हैं कुल असम समेत, बाकी 6 के बाउंड्रीज मिली हुई हैं। नागालैंड की भी मिली है, मिजोरम की भी है, मणिपुर की भी है, मेघालय की भी है, त्रिपुरा की भी है। तो अब ये जो बाउंड्री डिस्प्यूट है आसाम के साथ में नंबर 1 बाउंड्री डिस्प्यूट है, और ये डिस्प्यूट आज से नहीं है, 150 साल से चले आ रहे हैं। इन बाउंड्री डिस्प्यूट्स में जो छोटी छोटी वहां पर ट्राइबल रहते हैं, मैक्सिमम जो हैं बहुत पुराने कदीम जमाने के ट्राइबल हैं जो रहते हैं, उनको इनसिक्योरिटी होती है असम से, और उस इनसिक्योरिटी को लेके उनकी डिमांड्स हैं। यानी 1963 से लेके अब तक नई रियासतें भी बनी हैं वहाँ, और वहां पर नए हिल काउंसिल्स भी बनी है, बोडो टेरिटोरियल काउंसिल भी बनी है, नागा काउंसिल भी बनी है। ऐसे बहुत सारे काउंसिल्स बनते रहे हैं। 86 के करीब पीस एग्रीमेंट्स हुए हैं अब तक, आजादी के बाद से लेके अब तक। इतना डिस्टर्ब है। 18 इंसर्जेंट ग्रुप हैं जो वहां पर मुस्तकिल बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के साथ लैस होके अपनी खुद मुख्तारी की तहरीक चलाते हैं। उनको अपने कल्चर का खतरा है, उन्हें अपनी जबान का खतरा है, उन्हें अपनी बाउंड्रीज का खतरा है, और इन खतरों को कभी एड्रेस नहीं किया गया। पिछले 50-55 साल से आरएसएस वहां सरगर्म है, और उनकी जो ट्राइबल आइडेंटिटी है उसे वो हिंदू आइडेंटिटी में बदलने की कोशिश लगातार कर रही है, और इसके लिए वो इनसिक्योरिटी बढ़ती चली जा रही है। उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो अपने खुद मुख्तारी, ज्यादा से ज्यादा खुद मुख्तारी चाहते हैं, या अपनी अलग रियासत चाहते हैं। तो ये 18 से ज्यादा ग्रुप 7 स्टेट्स में सरगर्म है, और इस सरगर्मी को देखते हुए सरकार ने वहां पर ये एफ्सपा लगाया। 50 साल से ज्यादा अरसा हो गया एफ्सपा लगे हुए। आप तसव्वुर कीजिए, 50 साल हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में कहा कि एफ्सपा एक आर्जी तौर पर एक इंतजामी कानून हो सकता है, उसे आप इतने लंबे अरसे तक लगा के नहीं रख सकते। इसका मतलब ये कि सरकार फेल हो गई। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि सरकार नज्म नस्क कायम करने में नाकाम हो गई अगर 50 साल तक एफ्सपा लगाना पड़ रहा है। और मिला शेरोम ने 16 साल तक मरण अपना वो भूख हड़ताल रखी है वहां पर, सबको मालूम है, नागालैंड में एस्पा के खिलाफ। और यही एस्पा कश्मीर में लगा हुआ है, जो जहां पर वहां भी 30 साल हो गए एस्पा लगे हुए। तो एस्पा के तहत तो आर्मी को इतने लामहदूद इख्तियारात मिल जाते हैं कि शहरी हुकूक की कोई हैसियत ही नहीं रहता। हजारों लोग एस्पा के नतीजे में फौज की गोली से मारे गए, चाहे वो कश्मीर हो चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो। और नॉर्थ ईस्ट का मसला कश्मीर से भी ज्यादा भयानक और मुहीब मसला है, जिसे सरकार छुपाने की कोशिश आजम, तो उसको भी खुफिया रखा उन्होंने। यही यहाँ पर जब पिछले मरतबा अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में थे, तो इसी नागालैंड से लाल डेंगा आए थे पीस टॉक करने के लिए वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी से। तो उन्होंने वजीर आजम के दफ्तर के बाहर निकल के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की कॉपी फाड़ के जलाई थी। तब इतना पुराना मसला है, और अब फिर ये तो क्यों आखिर जमहूरी हुकूक लोगों को नहीं दिए जाते, और ये सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और ये डिस्प्यूट्स इतने खतरनाक हैं कि सवाल लोगों को करना चाहिए कि हमारी नॉर्थ ईस्ट के बाउंड्री बॉर्डर्स हो, बॉर्डर स्टेट है, चीन और नेपाल की सरहदें मिलती हैं, चाहे हमारे नॉर्थ वेस्ट में कश्मीर हो, कश्मीर से लेके नॉर्थ ईस्ट तक हमारे सारे बॉर्डर डिस्टर्ब है। और डिस्टर्बेंस दूसरे मुल्क से नहीं, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस है। बाउंड्री हमारी इंटर स्टेट बाउंड्रीज के डिस्प्यूट है। वो डिस्प्यूट चाइना से नहीं है, वो डिस्प्यूट भूटान से नहीं है, वो डिस्प्यूट पाकिस्तान से जो है वो अलग है। लेकिन जो इंटरनल डिस्प्यूट है, अगर हम उनको भी सेटल नहीं कर पा रहे, असम और मेघालय की पुलिस आपस में लड़ती है और उसमें कत्ल हो जाते हैं लोग, उसमें तो चाइना नहीं होता, उसमें तो पाकिस्तान नहीं होता।
तो हमारा इंटरनल डिस्प्यूट है। तो अगर इन इंटरनल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर नहीं हो पा रहे तो सरकार ही नाकाम है ना। अवाम अपने हुकूक मांगना चाहते हैं, हमें वो उन हुकूक को समझना पड़ेगा और उन्हें देना पड़ेगा। हम सिर्फ अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए और अपने इक़्तिदार को कायम रखने के लिए अवामी हुकूक को नजरअंदाज करते हुए अवाम का कत्लेआम नहीं कर सकते। ये जमहूरियत नहीं होगी, ये डिक्टेटरशिप होगी, और डिक्टेटरशिप की उम्र नहीं होती। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कपड़ों से आप पहचान सकते हैं कि कौन लोग हैं, लेकिन गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि वहां के सैनिक पहचान नहीं पाए कि ये लोग संदिग्ध हैं या कि नागरिक थे वहां पर। तो इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो स्पेशली जो हमारे वजीर आजम है, ये उनकी 7वीं सेंस है, 7th सेंस उनके पास है। बाकी सब लोगों के पास 6 सेंसेस होते हैं, हवास 6 होते हैं। उनके 7वीं 8वीं 9वीं 10वें सेंस है कि वो लोगों को, अब जाहिर है कि आर्मी के लोग तो नहीं पहचान सकते, सिर्फ वो पहचान सकते हैं कि टोपी लगाए हुआ है जालीदार और लुंगी पहना हुआ आदमी है, या तिलक लगाए हुआ और गेरुए कपड़े पहने। इससे वो उनको भारतीयता की पहचान वो नहीं कर सकते, धर्म की पहचान कर सकते हैं। इतना ही वजीर आजम को आता है, और ये चूंकि इतना ज्यादा उनको आता है इसीलिए लोग मारे जा रहे हैं कि उनकी पहचान के दायरे बड़े महदूद हैं, और वही पहचान के दायरे वो अपने जो गवर्निंग टूल्स हैं, आर्मी है या पुलिस को है, उनको भी ये पहचान सिखा रहे हैं, जिसके नतीजे में आम भारतीय नागरिक मारा जाता है। और इस खूने नाहक की सारी जिम्मेदारी वजीर आजम और वजीर दाखिला की है। सर, ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह पर जब से इन्होंने पद संभाला है, तब से जो इंटर स्टेट हमारे हैं वो भी महफूज नहीं है। हर जगह ऐसी झड़पें आ रही हैं, कभी कश्मीर से ऐसी खबरें आती हैं, कभी असम से मेघालय का टकराव हो जाता है, अब नागालैंड में ये है। तो इस पर क्या कहेंगे कि ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है? देखिए, मुल्क में कुल मिला के 703 जिले हैं, 703। इसमें से 233 जिलों में डिस्ट्रिक्ट के इंटरनल डिस्प्यूट्स हैं, ऑल अक्रॉस द कंट्री। 233 डिस्प्यूट्स हैं बिटवीन द स्टेट्स एंड बिटवीन द डिस्ट्रिक्ट विद इन द स्टेट भी ये है। और सरकार को हिंदू मुस्लिम करने से फुर्सत नहीं है। सरकार को लोगों की पहचान जो है उनके कपड़ों से, उनकी दाढ़ी टोपी देख के पहचान कर रही है। और जैसे जैसे सरकार की जहनियत इतनी महदूद और इतनी बदबूदार होती जा रही है, वैसे वैसे ये डिस्प्यूट बढ़ रहे हैं। तो एक मुल्क जिसके अंदर कोई एक बॉर्डर डिस्प्यूट हो तो समझ में आता है कि चलिए गैर मुल्क है, कोई दुश्मन मुल्क है, उसके साथ डिस्प्यूट है। हमारे मुल्क के अंदर अगर इस तरह के तनाज़ात जिलों के बीच होंगे तो ये खतरा देश की अखंडता को खतरा है। जो आरएसएस के चीफ अखंड भारत बनाने की बात करते हैं, ये 233 डिस्प्यूट लेके आरएसएस के चीफ अखंड भारत बनाएंगे? ये कौन सा ख्वाब है? किस किस्म के ख्वाब है ये जो जो देखते हैं आरएसएस के लोग? और इनको अपने देश का नहीं मालूम है कि देश के अंदर की परिस्थितियां क्या हैं, हालात क्या है, लोगों की डिमांड्स क्या हैं, डिस्प्यूट्स क्या है, कल्चर्स क्या है, किसी को कंसीडर नहीं करना चाहते। इनकी आंखों के अंदर इतनी जर्दी छा गई है कि ये सेफ्रॉन कलर के अलावा इन्हें देश दिखाई नहीं देता, और इसलिए ये डिस्प्यूट्स मौजूद है। तो कहीं ये डिस्प्यूट सिर्फ नेगोशिएशन की हद तक है, कहीं ये डिस्प्यूट आर्म्ड स्ट्रगल की है, मुसल्ला जद्दोजहद की सूरत इख्तियार कर जाते हैं। और इस वक्त जो मुसल्ला जद्दोजहद है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में तो ये हो ही रही है, और अब आए दिन दिखाई देने लगी है, आए दिन। पहले इतनी फ्रीक्वेंट नहीं थी जितनी अब हो गई है। लेकिन जो नक्सल मूवमेंट है इस देश का, जो 1969 से चल रहा है, वो नक्सल मूवमेंट तो आर्म्ड मूवमेंट है। वो भी इस देश के 270 जिलों में नक्सल मूवमेंट चल रहा है, नक्सली मौजूद है। दिल्ली के बॉर्डर फरीदाबाद तक आ गए हैं। लेकिन नक्सलियों को आप सिर्फ ये कह के टाल दें कि साहब ये तो आम उठाए हुए, इनसे बात नहीं करेंगे, हम उनसे बात नहीं करेंगे, हम इनसे बात नहीं करेंगे, और वो मसला बढ़ता जाए, तो ये उन लोगों की हरकतें हो सकती हैं जिनको सरकार चलाने का, जिनका डीएनए ही नहीं है सरकार चलाने का, जिनका डीएनए गुलामी हो, वो इस किस्म की बात करते हैं। जिनको डीएनए हुक्मरानी हो, वो हुक्मरानी के गुर जानते हैं और मसाइल को हल करना जानते हैं। गुलाम मसाइल पैदा कर सकते हैं, मसाइल हल नहीं कर सकते। चलिए सर, बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया और इस मुद्दे पे बातचीत की, और आपने समझाया कि किस तरीके के वहां पर जो घटनाएं हो रही हैं उसकी असल वजह क्या है।
तो नागालैंड में जिस तरह की घटना हुई, फौज की गोली से 13 नागरिक मारे गए, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह आसानी से माफी तो मांग लेते हैं, लेकिन जिनकी जानें गई, क्या वो जानें वापस आ सकती हैं या नहीं, ये बड़ा सवाल है कि 13 लोग मारे गए और गृह मंत्री कह रहे हैं कि सैनिक पहचान ही नहीं पाए कि संदिग्ध लोग हैं या आम नागरिक हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पर? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।